चलो पहले कंपनी बना लेते हैं, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद आप इसमें डिटेल सेट करोगे आपकी। कंपनी का पैन नंबर दिया हुआ है, कंपनी का पैन नंबर, यहाँ से मोर डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पैन डिटेल, और यहाँ पे आप डालोगे अपना पैन नंबर, कंपनी का CIN नंबर। पैन नंबर क्या है इसमें? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप शो मोर फीचर में पेरोल के, ठीक है, यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पे आपको पेरोल का फीचर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे शो मोर फीचर उसके बाद यहाँ पे पेरोल, पेरोल में यहाँ पे आपने यस करना है। सबसे आपने टैली के अंदर पेरोल को इनेबल करना है। उसके बाद जैसे ही आप मेंटेन पेरोल यस करोगे तो फिर उसके बाद पूछता है इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। मतलब पेरोल में जो स्टैट्यूटरी है जैसे PF, ESIC, इनकम टैक्स, ये होते हैं स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो पेरोल स्टैट्यूटरी ये भी यस करेंगे। ठीक है, जैसे ये यस करते हैं फिर ये स्टैट्यूटरी डिटेल पूछता है, पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल। स्टैट्यूटरी डिटेल का मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, PF में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ESIC में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इनकम टैक्स में टैक्स काट, टैक्स डिडक्ट करने के लिए TDS सॉरी टैन नंबर आपके पास है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और ये हमें डिपार्टमेंट की तरफ से PF EPFO की तरफ से मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का नंबर। ठीक है, कंपनी कोड, यहाँ पे जो कंपनी का कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे। मैं एक बार वैसे ही डाल रहा हूँ कुछ भी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा आप वो डाल देना। ठीक है, इसको आप चाहे स्किप कर दो। उसके बाद ESIC का कोड डालना है आपने। ठीक है, ESIC का ब्रांच ऑफिस, जो भी आपका ब्रांच ऑफिस पड़ता है, जुडिक्शन जो पड़ती है वो। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज, मंथ में स्टैंडर्ड वर्किंग डेज जो है वो 26 होते हैं। 30 का महीना होता है ज़्यादातर, तो उसमें 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, वीकली ऑफ, संडे ऑफ होता है ज़्यादातर कंपनी में, संडे होता है या कोई भी दिन होता है। मतलब एक हफ्ते में एक ब्रेक देना होता है, ऑफ देना होता है एम्प्लॉयज़ को, जिसको वीकली ऑफ बोलते हैं। तो महीना जो होता है वो 26 दिन का होता है, मतलब 26 दिन की पे मिलती है। ठीक है, 26 दिन के हिसाब से महीना काउंट किया जाता है। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम हम यहाँ पे स्किप करके चल रहे हैं, कुछ नहीं डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने डालना है टैन नंबर। ठीक है, ये टैन नंबर सेम आ जाएगा, जो ऊपर है वही आ जाएगा। इनकम टैक्स, जो टैन नंबर आप अप्लाई करते हो, जब टैन का आपको पास टैन नंबर आता है तो वहां पे आपको जो लेटर मिलेगा ना उसमें लिखा होगा आपका इनकम टैक्स सर्कल वार्ड, तो वहां से आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि आप गवर्नमेंट हो या अदर हो, तो हम अपने केस में यहाँ पे कर लेंगे अदर। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा कंपनी की तरफ से, कंपनी का डायरेक्टर है या कोई मैनेजर है। ठीक है, जिसके जो EPF, ESIC या इनकम टैक्स की जो पेरोल के कंप्लाइंसेस करेगा, जो साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, जो डिपार्टमेंट में मतलब जिससे कम्युनिकेशन करेगा डिपार्टमेंट, मान लो कोई नोटिस भेजना है या कोई भी कम्युनिकेशन लेटर जो भेजना है डिपार्टमेंट ने, वो किससे कम्युनिकेशन करना है, तो कोई ना कोई एक कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जिसकी ड्यूटी होगी ये काम करने की, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, उसका नाम डालेंगे। ठीक
ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन जैसे कंपनी का डायरेक्टर है या मैनेजर है। ठीक है, फिर उसका पैन नंबर। ठीक है, इस तरह से आप डिटेल डाल के ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, मास्टर क्रिएट करने हैं। ठीक है, पहले क्रिएट करने हैं मास्टर, फिर हमने वाउचर एंट्री करनी है। ठीक है, पेरोल में हमारे मास्टर्स कौन कौन से होंगे, क्रिएट में जाके देखते हैं। क्रिएट में यहाँ पे आ गया हमारा पेरोल मास्टर। जैसे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, ऐसे ही पेरोल के मास्टर है। पेरोल के मास्टर में क्या क्या चीजें है, इम्प्लॉय ग्रुप है, इम्प्लॉय है, यूनिट है, अटेंडेंस है, पे हेड्स है, पेरोल वाउचर है। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे ऊपर देख रहे हो आप, ग्रुप, लेजर, करेंसी, ऐसी चीज ऐसा है ना। यहाँ पे पेरोल में थोड़ा कुछ अलग है, क्योंकि पेरोल में क्या करोगे आप, सैलरी बनाओगे। सैलरी किसकी बनाओगे, इम्प्लॉयज की। ठीक है, इम्प्लॉयज की सैलरी जब बनाओगे तो सैलरी दोगे कैसे, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, डेली वेजेस। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे पे हेड है। यूनिट्स है, यूनिट्स मतलब दिन, महीना। ठीक है, सैलरी में यूनिट्स ही होंगे। उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब आप सैलरी बनाओगे कैसे, प्रेजेंट बेस बनाओगे, अब्सेंट बेस बनाओगे। या तो ये है कि कितने दिन काम किया महीने में, उसके हिसाब से सैलरी दोगे। तो मान लो कोई 10 दिन काम किया तो 10 दिन के पैसे बना दोगे। या महीने में 20 दिन काम नहीं किया। ठीक है, मतलब अटेंडेंस या तो पॉजिटिव अटेंडेंस होगी या नेगेटिव अटेंडेंस होगी। पॉजिटिव अटेंडेंस प्रेजेंट बेस और नेगेटिव अब्सेंट बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव बेस पे लेके चलते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे सारी चीजें ऐसे क्रिएट कर लेते हैं पहले। इम्प्लॉय ग्रुप बना सकते हो आप, के डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग ग्रुप है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हो, और आप सारे इकट्ठे भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई है। तो इम्प्लॉय इम्प्लॉय के मास्टर बनाने में हमें क्या क्या चाहिए, इम्प्लॉय की बेसिक डिटेल, इम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिएगी। तो हम जाएंगे इम्प्लॉय पे। तो पहले हम देंगे इम्प्लॉय का नाम। ठीक है, जैसे राम कुमार। ठीक है, ये खाली रखेंगे। यहाँ पे ग्रुप अगर ग्रुपिंग कर रखी है तो यहाँ पे इसके अंदर दे देंगे, नहीं तो प्राइमरी रहने देंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, जिस डेट को ज्वाइन किया ये देंगे। डिफाइन सैलरी अभी नहीं करेंगे, डिफाइन बाद में करेंगे, यहाँ पे नो रहने देंगे। एम्प्लॉय का नंबर, अगर आपने कोड दे रखा है एम्प्लॉय का कंपनी में, वो डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 001 कर दिया। डेजिग्नेशन क्या है, क्या काम दिया हुआ है, क्या डेजिग्नेशन है एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर। फंक्शन क्या दिया, मतलब काम क्या दिया, जिम्मेवारी क्या दे रखी है कंपनी के अंदर, वो आप डाल दोगे। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, लोकेशन, किस लोकेशन पे काम दे रखा है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, चलो एक बार मैं ये खाली छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी बैंक डिटेल, कि भाई आप सैलरी ट्रांसफर करोगे उसके खाते में ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे बैंक डिटेल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स में कौन सा रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं। दो रिजीम है इनकम टैक्स, एक रेगुलर रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है, 115BAC। ठीक है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे नए वाला रिजीम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्लॉय का पैन नंबर देना है। ठीक है, आधार नंबर, 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होगा। ठीक है, यूएन नंबर, जो आपने पीएफ पे रजिस्टर किया है एम्प्लॉय को, तो वहां पे यूएन क्रिएट किया, तो यूएन नंबर यहाँ पे देना है। पीएफ अकाउंट नंबर, मेंबर आईडी, जो पीएफ पे रजिस्टर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तो यूएन नंबर होता है, उसी के अंदर एक अकाउंट नंबर होता है जिसको मेंबर आईडी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे डालनी है। ठीक है, चलो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। ईपीएस अकाउंट नंबर वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मेंबर आईडी दोनों में सेम रह जाएगी।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीएफ में कब से ज्वाइन किया, 1/4 से। ठीक है। अगर नेशनल पेंशन स्कीम में है तो उसका ये नंबर डलेगा, PRAN नंबर। ठीक है। ESIC का ये नंबर डलेगा आपका, IP नंबर। ठीक है। ESIC डिस्पेंसरी नेम, जहाँ पे आपकी डिस्पेंसरी होगी वो डाल, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है सारे एम्प्लॉयज की। चलो एक बार 2 एम्प्लॉय बना लिए, इसकी कर लें हम। ठीक है। यूनिट, यूनिट में जैसे हमने बनाया, चलो और टाइम तो हम बनाए, एक बार छोड़ते हैं इसको। अटेंडेंस, अटेंडेंस बनाते हैं। अटेंडेंस में हम बना लेते हैं अब्सेंट बेस, अब्सेंट। ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ पे अब्सेंट, अब्सेंट होती है लीव विदाउट पे, मतलब जिसकी छुट, जिसके पैसे नहीं मिलने हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे लीव विदाउट। ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमने बनाने हैं पे हेड्स। पे हेड्स क्या क्या बनाने हैं? बेसिक, बेसिक सैलरी। ठीक है। सैलरी जो भी बेसिक सैलरी इंप्लॉय के लिए अर्निंग होगी, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। उसके बाद इनकम टाइप में यहाँ पे फिक्स्ड रखना है, क्योंकि ये फिक्स्ड रहेगी, हर महीने सेम रहेगी बेसिक सैलरी। ठीक है। एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा रहेगा, तो यहाँ पे खर्चे के अंदर रखना है। यहाँ पे आप रख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगी कि नहीं, मतलब नेट सैलरी जो सैलरी मिलेगी इन हैंड, जो सैलरी होगी, तो बेसिक पे, बेसिक सैलरी इफेक्ट तो करेगी ना, कम होगी तो कम सैलरी बनेगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पे यस रखना है। पे स्लिप पे आप क्या नाम दिखाना चाहते हैं? जो पे स्लिप होती है, मतलब इम्प्लॉय को जब सैलरी बनती है तो हर महीने उसको पे स्लिप दी जाती है। ठीक है। पे स्लिप पे प्रिंटिंग में क्या नाम आए, आप यहाँ पे क्या नाम शो करना चाहते हैं? जो आप बेसिक सैलरी आपने लेजर बनाया वो तो अगर वही रखना है तो ये अपने आप से आ ही रहा है। अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हो वहाँ पे, जैसे बेसिक पे दिखाना चाहते हो, लिख सकते हो बेसिक पे। ठीक है। अगर आप मान लो ये दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दिया आपने बेसिक पे। ठीक है। यूज कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए इसको रखना है, तो इसको आप एक बार ग्रेचुइटी का छोड़ो, यहाँ पे नो ही रखो, एक बार ग्रेचुइटी वाला बाद में देखते हैं। ठीक है। तो इनकम टैक्स, सेट इनकम टैक्स, यहाँ पे यस कर देंगे। इनकम टैक्स है सैलरी पे, बेसिक सैलरी पे इनकम टैक्स लगेगा, कटेगा। ठीक है। यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद जैसे हमने इनकम टैक्स यस किया, तो यहाँ पे पूछता है लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स कंपोनेंट्स। ठीक है। इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स में कौन सी सैलरी है ये? तो यहाँ पे आपको मिल रहा है बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया बेसिक सैलरी। ठीक है। आप पूछ रहे टैक्स कैलकुलेशन, ये एक तो प्रोजेक्टेड वैल्यू है, दूसरा एक्चुअल वैल्यू है। प्रोजेक्टेड वैल्यू होता है कि जो इस महीने है उसके बेस पे पूरे साल की कैलकुलेशन कर लेना। मान लो अप्रैल की सैलरी बना रहे हैं, तो इनकम टैक्स तो पूरे साल की सैलरी पे कटेगा ना, तो यहाँ पे पूरे साल की मान लेगा ये, कि इस महीने कितनी हुई अप्रैल की, तो अगले आने वाले जो 11 मंथ है उसमें भी सेम रहेगी, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। अगर एक्चुअल पे लेंगे, एक्चुअल पे मतलब जितनी एंट्रीज हम टैली में पास करेंगे सिर्फ उतनी को ही इनकम में कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं प्रोजेक्टेड वैल्यू। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, सैलरी निकाल लेंगे कैसे? अटेंडेंस के बेस पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे ऑन अटेंडेंस। ठीक है।
अटेंडेंस में फिर पूछ रहा है अटेंडेंस कौन सी, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने सिर्फ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे प्रेजेंट शो करता, अगर आपकी पॉजिटिव अटेंडेंस लेके चलते हो तो यहाँ पे शो करेगा, लेकिन हमने पॉजिटिव नहीं, हम नेगेटिव अटेंडेंस लेके चल रहे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो हमारे सामने एब्सेंट आ जाता है जो हमने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है कैलकुलेशन पीरियड। कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेली करेंगे, सैलरी डेली तो नहीं करते ना, एक महीने की करते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे की जो कैलकुलेशन करोगे, मतलब एक दिन की सैलरी निकाल लोगे, वो 30 दिन का महीना निकालते हुए करोगे या 31 दिन का महीना निकालते हुए करोगे, ठीक है। या आप इसको बताओगे कि भी कितने का मानना है, ठीक है। यूजर डिफाइन में कि हम बताएंगे कि 30 दिन का मानना है, 31 दिन का मानना है, या हम मान लेते हैं कि जो कैलेंडर पीरियड है ना, जो कैलेंडर पीरियड मतलब 28 दिन का महीना तो 28 का मान लेंगे, 31 का है तो 31 का, 30 का है तो 30 का, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैलेंडर पीरियड, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है राउंडिंग, राउंडिंग में कि जो अमाउंट आएगी, भाई जो पैसों में अमाउंट आएगी उसको रखना है या हटाना है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं कि पैसों में जो अमाउंट आएगी, यहाँ पे 3 तरह के हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और नॉर्मल। डाउनवर्ड होता है कि मान लो 100 रुपये 70 पैसे बने हैं, ठीक है, तो हमने डाउनवर्ड कर दिया तो वो 100 रुपये ही कर देगा, 70 पैसे ही हटा देगा, ठीक है, डाउनवर्ड। अपवर्ड कर दिया, मान लो हमने 100 रुपये 20 पैसे बने हैं, और अपवर्ड कर दिया तो ये 100 रुपये 101 रुपये बना देगा, ठीक है। मतलब अपवर्ड में अप ऊपर ले जाएगा, डाउनवर्ड में नीचे ले जाएगा, नॉर्मल में जो नजदीक होगा, ठीक है। वे 100 रुपये किया हमने, 100 रुपये 20 पैसे है तो नजदीक कौन सा है, 100 रुपये। अगर 100 रुपये 80 पैसे तो नजदीक कौन सा है, 101, तो ये नजदीक पे रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और राउंडिंग की लिमिट 1 की दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ही हम अगला बना लेंगे डी, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस, डी ए, ठीक है। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, और यहाँ पे हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, ये भी फिक्स्ड है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, सेम जो सैलरी बनाया है सेम बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे ऑन अटेंडेंस और नॉट एप्लीकेबल, एब्सेंट, मंथ, कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग, एक बिल्कुल सेम जैसे बेसिक का बना लिया। सेम हमने बनाना है HRA का, ठीक है, क्योंकि हमने दे रखा है यहाँ पे अर्निंग फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सैलरी, यस, HRA, और उसके बाद हाँ इनकम टैक्स भी रखना था, इस पे इनकम टैक्स हमने इस पे रखना है, उस पे नहीं रखा शायद पिछले पे, तो यहाँ पे HRA, तो यहाँ पे HRA आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, और प्रोजेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे ऑन अटेंडेंस, नॉट एप्लीकेबल, एब्सेंट, मंथ, कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है, 1 की राउंडिंग। उसमें हमने गलत कर दिया, गलत नहीं किया, उसमें इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया, तो इसको अल्टर कर लेंगे, ठीक है। अल्टर पे जाएंगे और पे हेड्स में डीए, और डीए में हमने क्या किया, इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स में हमने यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है डीए, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस, प्रोजेक्टेड वैल्यू, बाकी हम एज इट इज सेव कर, ठीक है। ये बन गए, पे हेड्स बन गए। उसके बाद हमने ईपीएफ एसआईसी के बनाने हैं, डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वापस जाएंगे क्रिएट में, पे हेड्स, पे हेड्स में अब पहले हम बना लेते हैं ईपीएफ के, ठीक है। ईपीएफ डिडक्शन जो सैलरी में से डिडक्ट होगा, ईपीएफ, यहाँ पे हम दो बना लेते हैं, ईपीएफ एम्प्लॉय शेयर या ईपीएफ डिडक्शन बना लेते हैं, चलो ईपीएफ डिडक्शन, ठीक है। कितना कटेगा ईपीएफ, 12%,
ठीक है, ईपीएफ डिडक्शन 12%। तो इसमें पे हेड क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या है ये ईपीएफ डिडक्शन? आप ऐसा करो, जो कल की दे रखी ना एंट्रीज वही कर लो दोबारा से, निशा, काजल, कल वाली एंट्रीज। ठीक है, ईपीएफ डिडक्शन कौन सी आएगी यहाँ पे, कौन सी डिडक्शन आएगी? एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन पूछते हैं, आगे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी है, कौन सी है इसमें? इनकम टैक्स है, नेशनल पेंशन स्कीम है, या क्या है इसमें? पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, वॉलेंट्री पीएफ। तो यहाँ पे आएगा पीएफ अकाउंट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको, ये क्या रहेगा एम्प्लॉयर के लिए, क्या रहेगा ग्रुप, क्या देंगे इसका? लाइबिलिटी रहेगा ना, तो यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटी दे देंगे इसकी। ठीक है, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, करेगा। ठीक है, यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग नॉर्मल। ठीक है, एक की राउंडिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला सेट करेंगे। ठीक है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? जो पीएफ कटता है वो कैसे कटता है, बेसिक और डीए का को मिलाकर उस पे 12% कटता है। ठीक है, बेसिक और डीए का मिलाकर उसका 12%, और साथ में यूज करेंगे सीलिंग। सीलिंग क्या है? 15,000 की, कि 15,000 तक ही काटना है, उससे ऊपर पे नहीं काटना। अगर बेसिक प्लस डीए मिलाकर 15,000 से ऊपर है तो 15,000 पे काटना है। अगर बेसिक प्लस डीए मिलाकर 15,000 से नीचे है तो जितनी है उतने पे काटना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर देंगे बेसिक सैलरी, और इसमें ऐड करेंगे, ऐड, ऐड पे ऐड क्या करेंगे, डीए। ठीक है, और बेसिक डीए का मिलाकर स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या, बेसिक प्लस डीए का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इफेक्टिव फ्रॉम। इफेक्टिव फ्रॉम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अप्रैल से हमारी कंपनी है। मान लो पीएफ के 1 अप्रैल को कुछ और रेट है, उसके बाद कुछ और चेंज हो गया। ठीक है, तो मान लो 1 अप्रैल से तो ये रेट है, उसके बाद मान लो 6 महीने बाद कोई रेट चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव डेट उसकी चेंज करके और उसका रेट चेंज कर देंगे, भी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 23 रखा, और यहाँ पे रखा कि अगर सैलरी 15,000 तक है तो परसेंटेज कितना, 12%। ठीक है, और अगर 15,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है तो हमने काटना ही नहीं है, 15,000 पे ही काटना है। तो 15,000 का 12% कितना होता है, 1800। ठीक है, तो हम यहाँ मैक्सिमम सीलिंग लगा देंगे 1800 की, कि 1800 से अगर सैलरी 15,000 से ऊपर है तो क्या है कि 1800 आएगा 15,000 पे, तो हम लिमिट कर दी कि 1800 से ऊपर काटे ही ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू, और वैल्यू कर दी 1800। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव डेट यहाँ पूछ रहा है कि अगर इसके बाद कोई चेंज है, कि मान लो 1 अप्रैल 23 है तो ये है, और 1 जुलाई 23 से कुछ और चेंज है, तो यहाँ पे हम वो डाल देंगे 1 जुलाई 23 से ये रेट है। ठीक है, अगर कल को पीएफ के रेट चेंज होते हैं तो हम यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा ईपीएफ डिडक्शन। एक होता है जो इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कहाँ करेगा, पेंशन में और पीएफ में। पेंशन में कितना करेगा, ईपीएस पेंशन मतलब ईपीएस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना है ईपीएस कंट्रीब्यूशन, 8.33%। तो इसका पे हेड टाइप क्या रखेंगे, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में क्या है, यहाँ पे ईपीएस कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 10। पीएफ में दो अकाउंट होते हैं, एक 1 होता है अकाउंट नंबर 1 जो पीएफ है, और ईपीएस अकाउंट नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट नंबर 10। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए क्या रहेगा ये, खर्चा, एक्सपेंस, तो हम यहाँ पे दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या ये नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है क्या वो नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा?
नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर अलग से देता है। ठीक है, सैलरी है जो बेसिक डीए मिलाकर जो भी है, नेट पे जब निकालते हैं हम डिडक्शन करने का, तो यहाँ पे कहीं नहीं आता है, सैलरी में डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, नेट पे में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे कैसे, कंप्यूटेड वैल्यू पे अपने आप से ही रहेगा ये, नॉर्मल राउंडिंग, एक की राउंडिंग कर देंगे। अब यहाँ पे भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे। क्या है स्पेसिफाइड फॉर्मूला इसका? बेसिक और डीए का, बेसिक प्लस डीए का 8.33%। और यहाँ पे भी सीलिंग यूज करेंगे हम, कि अगर अमाउंट 15,000 तक है तो परसेंटेज कितनी है, 8.33%। और अगर 15,000 से ज़्यादा है तो हम उस पे नहीं लेंगे, तो 15,000 का कितना बनेगा 8.33%, 1250। तो हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू 1250। ठीक है, इसको सेव। अब हमारे दो पे हेड बन गए, डिडक्शन और ईपीएस कंट्रीब्यूशन। अब जो इम्प्लॉई का जो 12% होता है वो दो जगह जाता है, 8.33 पेंशन में जमा होता है और 3.67% होता है ईपीएफ में जमा। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ईपीएफ डिडक्शन माइनस ईपीएस कंट्रीब्यूशन। ईपीएफ डिडक्शन है 12% और ईपीएस कंट्रीब्यूशन है 8.33%। 12% माइनस 8.33% करेंगे तो 3.67% हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और कितना है 3.67%। ठीक है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, तो इसको किसके अंदर रखेंगे, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। और ये कौन सा अकाउंट है, पीएफ अकाउंट नंबर 1। ठीक है, और ये भी खर्चा है एम्प्लॉयर के लिए। ईपीएस कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, एक की राउंडिंग रखेंगे, और यहाँ पे भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, ईपीएफ डिडक्शन, ईपीएफ डिडक्शन माइनस, यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट, पे हेड कौन सा, ईपीएस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये देखो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाइड फॉर्मूला ईपीएफ डिडक्शन माइनस ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 अप्रैल 23 से, और यहाँ पे हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे परसेंटेज 100% की, जितना आएगा उतना सारा का सारा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमारे ईपीएफ डिडक्शन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के बन गए। उसके अलावा और क्या बनेगा पीएफ में, एडमिन चार्जेस, ईडीएलआई चार्जेस। ठीक है, तो हम वो भी बना लेते हैं, एडमिन ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, या ईडीएलआई पेबल कर लेते हैं यहाँ पे, ईडीएलआई पेएबल। ठीक है, तो ईडीएलआई पेबल क्या होगा, ये क्या है, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस। ठीक है, और ये किस में आएगा, ईडीएलआई एड कंट्रीब्यूशन। ईडीएलआई के पहले एडमिन चार्जेस भी होते थे, अब नहीं है, तो यहाँ पे ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन मिलेंगे अकाउंट नंबर 21 में। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट नंबर 21, और ये अंडर लेंगे हम करंट लाइबिलिटी के। ठीक है, नेट सैलरी को अफेक्ट ये नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये अपने आप से आ गया। यहाँ पे ये जो चार्जेस लगते हैं, ये लगते हैं पीएफ ग्रोस पे। ठीक है, वहां पे हमने सेलेक्ट किया था 15,000 की सीलिंग की थी, लेकिन ये जो क्या है, ये लगते हैं पीएफ ग्रोस, ग्रोस सैलरी जो होगी। ठीक है, पीएफ की ग्रोस सैलरी पे यहाँ पे लगते हैं ये। और कितने लगते हैं, 0.5%। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद एडमिन चार्जेस, ठीक है, इसका बनाना है हमने, ये भी एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, और यहाँ पे हमने लिया एडमिन चार्जेस। ठीक है, अकाउंट नंबर 2, ये भी करंट लायबिलिटी के अंडर आएगा, नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये भी पीएफ ग्रोस पे आएगा, और ये भी 0.5% होगा। ठीक है, एडमिन चार्जेस भी,
इस सेव कर देंगे। ठीक है, चलो अब बना लेते हैं ईएसआई के। ईएसआई डिडक्शन, कितनी होती है ईएसआईसी की डिडक्शन? भूल गए, कितनी है? 0.75%। ठीक है, इसको क्या लेंगे यहाँ पे? इम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है ये? स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पे हमने स्टेट इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिया। और ईएसआईसी डिडक्शन एम्प्लॉयर के लिए क्या रहेगा? करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने करंट लाइबिलिटी सेलेक्ट कर दिया। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। पे स्लिप पे क्या दिखाना चाहते हो? राउंडिंग क्या रखना चाहते हो? नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, एक ही राउंडिंग करेंगे। और उसके बाद, और इसमें ना, इसमें वैसे राउंडिंग लेता नहीं है ईएसआईसी में ना। ईएसआईसी में आप राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल कर दो। अपवार्ड राउंडिंग लेता है वैसे ये, इसमें ना अपवार्ड में लेता है ये। अपने आप ही नहीं, अगर हम यहाँ पे जो सेट करेंगे वो तो ले लेगा यहाँ पे, लेकिन जब हम पोर्टल पे जाके अपलोड करते हैं ना, वहां पे डिफरेंस आता है। मैंने देखा वहाँ प्रैक्टिकली जब मैं देखता हूँ तो वहां पे जो ईएसआईसी कैलकुलेशन करता है, जो पोर्टल कैलकुलेशन करता है, वो अपवार्ड राउंडिंग में करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक बार नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेम रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है, जो ईएसआईसी है, ईएसआईसी इन तीनों पे लगता है। बेसिक, डीए, एचआरए, मतलब टोटल पे लगेगा। तो यहाँ पे हम सारे पे हेड्स को प्लस कर लेंगे। बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए। ठीक है, यहाँ पे सभी पे ईएसआईसी जो है वो सभी पे लगेगा। ठीक है, और कितने परसेंट का होगा? 0.75%। ठीक है, इसके सेव कर दिया। अब होगा ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन क्या होगा? पे हेड में एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्टैट्यूटरी पे हेड टाइप में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेम। ठीक है, बेसिक, डीए और एचआरए। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज क्या देंगे? 3.25%। ठीक है, टोटल 4% हो जाएगा। ठीक है, अब अपने ये पे हेड बन गए। अब हमने जैसे सैलरी बनाई बनाई है, पे नहीं कर रहे, एक बार ड्यू कर रहे हैं, तो सैलरी पेबल करके रखेंगे करंट लाइबिलिटी में। तो हम ये भी बना लेंगे, एक तो बनाएंगे सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। ठीक है, सैलरी पेबल यहाँ पे हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और इसको रखेंगे करंट लाइबिलिटी में। तो ऐसे ही हम बनाएंगे ईपीएफ पेबल का, ईपीएफ पेबल। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको भी करंट लाइबिलिटी में रख देंगे। ठीक है, एक बनाएंगे ईएसआई पेबल। ये इंश्योरेंस की एंट्री पेमेंट में जाएगी या जनरल में जाएगी? कौन सी इंश्योरेंस की? वैन इंश्योरेंस। ठीक है, ईएसआईसी पेबल यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको भी करंट लाइबिलिटी में रखें। ठीक है, अब हमारा कौन सा रहेगा पेड? इनकम टैक्स का।
ठीक है, टीडीएस का। तो यहाँ पे हम एक पे हेड बना लेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स या टीडीएस। ठीक है, तो ये क्या है, पे हेड टाइप में कौन सा आएगा, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, ये भी डिडक्शन है ना, सैलरी में से डिडक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन में क्या है, ये इनकम टैक्स। ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, करेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, एज पर इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, कैलकुलेशन टाइप कि जो इनकम टैक्स का स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स काटेंगे। ठीक है, और कैसे काटेंगे, डेली या मंथली, मंथली सैलरी में से काटेंगे हर महीने। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथ। ठीक है, राउंडिंग यहाँ पे देखो, राउंडिंग मेथड क्या लिया है इसने, अपवर्ड राउंडिंग, अपने आप से लिया है, हमने नहीं किया इसने, इसमें इसने अपने आप से लिया अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे एम्प्लॉय के मास्टर बन गए, अटेंडेंस बन गई, पे हेड बन गई। ठीक है, पेरोल वाउचर हम नहीं बना रहे। अब हमने क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, पहले तो हम, अभी हमारे इसमें कोई कैश बैंक कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल की एंट्री डाल लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं वाउचर, रिसिप्ट वाउचर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक एंट्री कर लेते हैं, कैश और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे डाल दी कैपिटल 10 लाख की। ठीक है, एक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। हमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया HDFC बैंक में। ठीक है, और बैंक में हमने जमा करवा दिए 5 लाख रुपए। ठीक है, अब हम करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, 2 एम्प्लॉय की हमने बनाई है यहाँ पे, 2 एम्प्लॉय ज्वाइन कराए हैं, तो 2 एम्प्लॉय की हम पहले लगाते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए हम यूज करेंगे अटेंडेंस वाउचर। और अटेंडेंस वाउचर कहाँ से आएगा आपका, यहाँ पे अदर वाउचर, F10 प्रेस करोगे, अदर वाउचर में जाओगे, और यहाँ से आपने लेना है अटेंडेंस वाउचर। ठीक है, यहाँ से आपने ले लिया अटेंडेंस वाउचर, और पहले आपने अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, अटेंडेंस आप इकट्ठी लगा सकते हो, एक एक एम्प्लॉय की लगा सकते हो। ठीक है, एक एक एम्प्लॉय की लगाओगे तो एक एक एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करो और उसकी अटेंडेंस फिल कर दो। दूसरा, आप यहाँ से ऑटो फिल कर सकते हो सभी एम्प्लॉय की एक बार में। ठीक है, ऑटो फिल के लिए आप करोगे Ctrl+F, अटेंडेंस ऑटो फिल। ठीक है, और वॉचर की डेट क्या होगी, अटेंडेंस कब लगाओगे, जब महीना खत्म होगा, यानी कि 30 अप्रैल को। ठीक है, और सभी की लगा रहे हो तो यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। अटेंडेंस टाइप क्या लेना है, अब्सेंट, नेगेटिव बेस ले रहे हैं हम, अब्सेंट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो अब्सेंट, मान लो एक डालना है तो सभी की एक डल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे चलो मैं सबकी एक एक अब्सेंट डाल देता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे सभी की एक एक अब्सेंट यहाँ पे डल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। मान लेते हैं आकाश की 1 है, राम कुमार की 3 है,
और राम सिंह की 2 है, 2 एब्सेंट है। ठीक है, अब हमने इसको, ठीक है, अटेंडेंस होगी। अब हमने सैलरी बनानी है। ठीक है, सैलरी के लिए हम वाउचर कौन सा यूज करेंगे? पेरोल वाउचर। तो यहाँ से हम अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम दूसरा वाउचर लेंगे, पेरोल वाउचर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ऑटोफिल करेंगे, कंट्रोल एफ, पेरोल ऑटोफिल। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है प्रोसेस फॉर, किस लिए क्या प्रोसेस कर रहे हो आप। अभी हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैलरी। ठीक है, सैलरी, सैलरी में पूछ रहा है कंप्यूट इनकम टैक्स बेस्ड ऑन, इनकम टैक्स किस बेस पे? ठीक है, डिक्लेयर्ड वैल्यू या प्रूफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे डिक्लेयर वैल्यू। ठीक है, और कब से कब तक की? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की, और सभी इंप्लॉय की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सॉर्ट बाय इंप्लॉय नेम और नंबर। जैसे हमने इंप्लॉय के नंबर दे रखे हैं, पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, अगर हम सॉर्ट बाय नंबर करते हैं, अगर हम सॉर्ट बाय इंप्लॉय करते हैं तो अल्फाबेटिकली नाम के हिसाब से, पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर बी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इंप्लॉय नेम। ठीक है, उसके बाद पेरोल, पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो। ठीक है, अभी हम पे नहीं कर रहे, अभी हम पेबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सैलरी पेबल। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया सैलरी पेबल। तो यहाँ पे सैलरी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी सैलरी? क्योंकि हमने टैली को अभी यही नहीं बताया कि किसकी सैलरी कितनी है। तो जब तक हम यही नहीं बताएंगे टैली को कि सैलरी कितनी है, तो कैसे टैली सैलरी बनाएगा? करना है, अल्टर में जाके डिफाइन सैलरी करनी है। ठीक है, डिफाइन सैलरी। तो हमें यहाँ पे तीनों की सैलरी बतानी है, किसकी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले आकाश की। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम किस डेट से सैलरी ये है? यहाँ इफेक्टिव फ्रॉम का मतलब क्या है? मान लो आज सैलरी ये है, 1 अप्रैल से ये है, और बाद में इंक्रीमेंट लग गया, चेंज होगी, तो यहाँ पे हम दे देंगे कि इफेक्टिव फ्रॉम इस डेट से इस डेट तक ये है, उससे आगे ये है, उससे आगे ये है। ठीक है, जिस मंथ की हम सैलरी बनाएंगे तो ये अपने आप से उसी रेट से आपकी कैलकुलेशन करके देगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/4/23। ठीक है, उसके बाद हम जो पे हेड, जो हमारी कैलकुलेशन है वो डाल लेंगे। क्या है बेसिक सैलरी की? बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, आकाश की? 8500। ठीक है, और क्या है डीए? डीए कितना है? 1600। और एचआरए कितना है? 2500। ठीक है, और क्या क्या देंगे इसको? ईपीएफ डिडक्शन होगा, ईपीएस कंट्रीब्यूशन होगा, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा, ईएसआईसी, और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तब होगा अगर इसकी सैलरी एक स्लैब से ऊपर होगी। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद राम कुमार की। ठीक है, बेसिक बताओ, लिखिए आपके पास। 1 लाख, डीए कितना है? 12,000, और एचआरए कितना है? मैं सारी एंट्री करती ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है? ईपीएफ डिडक्शन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी, इनकम टैक्स। ठीक है, ये सारे। उसके बाद कौन सा रह गया? राम सिंह। तो राम सिंह की भी डिफाइन कर लेते हैं। बेसिक कितनी है? 9,000। डीए, 1800। एचआरए, ठीक है, ईपीएफ डिडक्शन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एसआईसी, एसआईसी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो इन पे लगेगा नहीं क्योंकि सैलरी कम है। ठीक है, तो यहाँ चलो डाल हमने सभी कर दिया। अब यहाँ पे अब जाएंगे हम वाउचर में। ठीक है, और वाउचर में पेरोल वाउचर लेंगे और फिर से हम कंट्रोल एफ करेंगे, ऑटोफिल।
पेरोल ऑटोफिल, और यहाँ पे करेंगे सैलरी, और सैलरी डिक्लेयर्ड वैल्यू पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे सैलरी पेबल। ठीक है, बन गई सैलरी। देखो इसने सैलरी में यहाँ पे ईपीएफ डिडक्शन, ईएसआईसी डिडक्शन, और इनकम टैक्स जिसका बनता है उसका कर लिया। इनकम टैक्स सिर्फ एक ही का कटा है, जिसका इनकम टैक्स कटा है उसका ईएसआईसी नहीं कटा, है ना। क्यों नहीं काटा? क्योंकि 21,000 से नीचे अगर सैलरी होती है उसका ही ईएसआईसी में डिडक्शन होता है। ठीक है, अगर 21,000 से ऊपर सैलरी है तो उसका ईएसआईसी नहीं होगा। ठीक, हाँ, अपने आप ही काटेगा। जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है, जो हमने इसमें सेटिंग की है, फॉर्मूले जो लगाए हैं, ठीक है, तो हमने इसको सेव। अब हमारी सैलरी बन गई। ठीक है, हम यहाँ पे जाके देखते हैं, बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास देखो यहाँ पे ये हमारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी क्या है? ईपीएफ जो हमने पे करना है, ईएसआईसी जो सैलरी से कट है, और इनकम टैक्स और सैलरी, ये पेबल है। और अगर हम पीएनएल में जाके देखते हैं, पीएनएल में हमारा क्या है, ये सैलरी है, खर्चे। ठीक है, बेसिक सैलरी, DA HRA। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमने, अगला वोचर कौन सा होगा हमारा? वाउचर में जाएंगे, अब डिडक्शन कर ली, अब उसमें कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो अब फिर से हम पेरोल में जाएंगे और यहाँ पे ऑटोफिल करेंगे। ठीक है, पेरोल ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल में हम अब जाएंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में, पीएफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया, पहले हमने सैलरी ली थी, अब हम ले रहे हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और यहाँ पे इम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हम लेंगे ईपीएफ पेबल में। ठीक है, क्योंकि अभी पे नहीं कर रहे, अभी हम बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ईपीएफ पेबल। तो ईपीएफ पेबल उसने क्या किया, कंट्रीब्यूशन कर दिया। कंट्रीब्यूशन कौन कौन सा? ईपीएस और ईपीएफ। ठीक है, ये हमने ईपीएफ की डिडक्शन होगी, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब रह क्या गया? जो अलग से चार्जेस है, एडमिन चार्जेस, ईडीएलआई चार्जेस, उसके लिए हम वाउचर लेंगे, जर्नल वाउचर। ठीक है, F7। और उसमें हमने बाकी क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन एक पे हेड हमारा बनाना रह गया, वो हमने यहाँ पे बनाना है, एक लेजर। ठीक है, लेजर क्या बनाएंगे हम बनाएंगे ईपीएफ अदर चार्जेज का, ईपीएफ अदर चार्जेज। ठीक है, क्योंकि जो हमने दो पे हेड बनाए हैं चार्जेज, ईडीएलआई और एडमिन चार्जेस के, वो बनाए लाइबिलिटी के अंडर। तो खर्चे के अंदर तो अभी तक हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे खर्चे के अंदर हम बनाएंगे लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, तो अब हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे भी हम ऑटोफिल करेंगे, Ctrl+F। ठीक है, जैसे हम ऑटोफिल करते हैं तो ये अपने आप से पीएफ अदर चार्जेस ही उठा रहा है। तो यहाँ पे हमने पीएफ अदर चार्जेस, और कब से कब तक के? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के। यहाँ पे ऑल आइटम सभी का, सभी इंप्लॉई का काट रहे हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस वाला लेजर क्या है हमारा? ईपीएफ अदर चार्जेस जो अभी बनाया है। यहाँ पे एडमिन चार्जेस जो हमने पे हेड बना रखा है। ठीक है, और ईडीएलआई चार्जेस, ईडीएलआई एडमिन चार्जेस अब नहीं है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 0.5% है ना, 0.5% तो 175 0.5% है ईडीएलआई, लेकिन इसके इसने 500 रुपये बनाए हैं। तो एडमिन चार्जेस में क्या कंडीशन है ईपीएफ में? 0.5% और मिनिमम 500। ठीक है, तो इसने क्या लिया, मिनिमम 500 रुपये उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, पीएफ की डिडक्शन हमारी हो गई है। ठीक है, अब फिर से हम वाउचर में जाएंगे, अब हमारा पेरोल वाउचर, यहाँ पे हम अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से फिर से हम पेरोल वाउचर लेंगे। ठीक है, पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में फिर से हम ऑटोफिल करेंगे, पेरोल ऑटोफिल। पहले हमने क्या किया, सैलरी बनाई, पीएफ का कंट्रीब्यूशन किया। अब हम करते हैं ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वही सेम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हमने क्या लेना है, ईएसआईसी पेबल। ठीक है, तो ये हमारा ईएसआईसी पेबल हो गया। ठीक है, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन, राम कुमार का ये नहीं कर रहा, बाकी दो का कर रहा है, क्योंकि ये
ईएसआईसी के कवरेज में नहीं है ये एम्प्लॉय राम कुमार, ठीक है, ये कवरेज से बाहर है, इसलिए इसका डिडक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है, इस सेव कर दिया, ठीक है, डिडक्शन होगी, कंट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या करना है आपने, कौन सा रह गया, इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी, ठीक है। अब हमने पेमेंटें करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, पीएफ की पेमेंट करनी है, ईएसआईसी की पेमेंट करनी है। तो अब हम वाउचर लेंगे, पेमेंट वाउचर, ठीक है, यहाँ से आएंगे पेमेंट वाउचर, ठीक है। पेमेंट वाउचर में हम पहले क्या करेंगे, सैलरी की पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से भी हम ऑटोफिल कर लेंगे, यहाँ पे ऑटोफिल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरोल ऑटोफिल, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं पेमेंट, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सैलरी पेमेंट, ठीक है। और सैलरी पेमेंट कब से कब तक की कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है। वाउचर की डेट, किस डेट में एंट्री कर रहे हो आप, पहले यहाँ पे डेट डाल सकते थे शुरू में, लेकिन यहाँ पे भी डाल सकते हो। अप्रैल की सैलरी हम मई में करते हैं जनरली, हाँ 1 मई में, तो हम यहाँ 1 मई की डेट डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑल आइटम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेरोल लेजर, लेजर कौन सा है हमारा, हमने ड्यू करके रखी है, किस लेजर में रखी है, सैलरी पेबल में, ठीक है। तो हमने कर लिया सैलरी पेबल। और पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, ठीक है। तो यहाँ से हमने एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लिया। मेड पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप क्या दे रखी, यूज ऑफ मोड, यहाँ पे देखो यस करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। जो भी आप जैसा जिससे भी कर रहे हो वो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चेक से कर रहे हो तो कौन से बैंक से कर रहे हो आप, ठीक है। और आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो, अदर कर लो यहाँ पे, ठीक है। सेम बैंक ट्रांसफर, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार यूज मोड को यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। यहाँ पे अपने आप से लेजर कितनी पेमेंट है इसने अपने आप से उठा रखा है, तो टोटल पेमेंट हमारी सेव कर दिया, ठीक है। सैलरी की पेमेंट होगी। अब हमने क्या करना है, पीएफ की पेमेंट करनी है, ठीक है। अब फिर से हम पेमेंट पे जाएंगे, ऑटोफिल करेंगे, पेरोल ऑटोफिल। अब हमने क्या करना है, पीएफ का चालान बनाना है, पेमेंट करनी है तो पीएफ का चालान बनाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे पीएफ चालान पे, ठीक है। पीएफ चालान, और यहाँ पे पीरियड कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, ठीक है। यहाँ पे 30 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। वाउचर की डेट हमारी 1/5 की है, 15 तारीख तक हमें पीएफ का चालान जमा कराना होता है, तो जिस भी डेट को आप कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे ऑल आइटम, यहाँ पे पेरोल का लेजर कौन सा है अपना, ईपीएफ पेबल, हमने पेबल कर रखा है। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम बैंक से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये होगी, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। पीएफ का चालान बन गया। अब हम करते हैं ईएसआईसी की पेमेंट, फिर से हम ऑटोफिल करेंगे, पेरोल ऑटोफिल, और यहाँ पे हम जाएंगे ईएसआई चालान पे, ठीक है। ईएसआईसी चालान कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का, ठीक है। और वाउचर की डेट क्या रखेंगे, 1/5। ऑल आइटम, पेरोल का लेजर क्या रखेंगे, ईएसआईसी पेबल, ठीक है। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से, ठीक है। तो इसको हम एंट्री को सेव कर लेंगे, ठीक है। पीएफ भी हो गया, ईएसआईसी भी हो गया। अब रह गया क्या, इनकम टैक्स, ठीक है। फिर से हम ऑटोफिल करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्ट पेमेंट पे, ठीक है, या उस पे जाएंगे पेरोल ऑटोफिल पे, ठीक है। पेरोल ऑटोफिल करेंगे, और यहाँ पे हमने लेना है इनकम टैक्स, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है। वाउचर की डेट 1/5। और जो इनकम टैक्स पे करना होता है, हमें करना होता है 7 तारीख तक, जिस मंथ में डिडक्ट किया उससे अगले महीने की 7 तारीख तक हमें जमा कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 तारीख को करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही का है, सभी का तो टैक्स कटा नहीं, किसका कटा हुआ है ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। और यहाँ पे आप ऑल आइटम भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स जिस जिसका होगा ये अपने आप ही दिखा देगा। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन का है, 11,917, ठीक है। तो हमने ये जमा करा दिया, इसको सेव कर लिया एंट्री, ठीक है। अब एम्प्टी होगी है,
ठीक है। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपकी लाइबिलिटी जीरो है, कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, सारी लाइबिलिटी हमने नील कर दी है। अब क्या है कि अब हमने, अभी तो हमने टैली में किया है सारा काम। ठीक है, पीएफ का जो चालान जो जमा कराना है, पीएफ का जो रिटर्न बननी है, वो बननी है पीएफ के पोर्टल पे जाके। ठीक है, और पीएफ के पोर्टल पे जाके जो हमें अपलोड करनी होती है वो करनी होती है टेक्स्ट फाइल बना के। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, सैलरी से एक्सेल में बनाते थे, टेक्स्ट फाइल बनाते थे, वो अपलोड करते थे। अब हमें जो रिटर्न फाइल करनी है वो हमने टैली से जनरेट करके और सीधी पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पे जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम जाएंगे पेरोल रिपोर्ट में, और पेरोल में अब पहले हम जाते हैं ईपीएफ में। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में हम गए ईसीआर में। ठीक है, ईसीआर, और यहाँ पे जो ईसीआर दिखा रहा है ये मई की दिखा रहा है, तो हम यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, यहाँ कन्फिगर करेंगे, और कन्फिगर में हम यहाँ पे जाके पीरियड चेंज कर लेंगे, हमें चाहिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की। ठीक है, वापिस आके हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे इस रिटर्न को। ठीक है, जो हमने पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और एक्सपोर्ट करके जो मेरी फाइल आई है वो आई है ये वाली फाइल आई है। ठीक है, जहाँ पे मेरी टैली इंस्टॉल है वहां पे ये एक्सपोर्ट होगी। तो ये वाली जो फाइल है ये मैंने पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। ठीक है। हम्म, मेरा कंप्यूटर है तो मैं ही देख सकता हूँ। हाँ, नहीं, अपलोड मैं बता रहा हूँ कि आपको पीएफ पोर्टल पे इस चालान कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल आपकी बनी है, ठीक है, यहाँ पे आपके 100 एम्प्लॉई है तो 100 एम्प्लॉई की इकट्ठी बना देगा, कितने भी है। अभी हमने सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉई लिए, जो हमने डाटा इसमें फीड किया वही, यहाँ पे कोई भी एक्चुअल कुछ भी नहीं है। जो ये यूएन नंबर है किसी के नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दिए कि 12 डिजिट पूरे करने थे तो मैंने वैसे ही डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारी जो, ये वो फाइल है जो हमने पीएफ पोर्टल पे अपलोड करनी है। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा पीएफ पोर्टल पे रिटर्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये तो हमने देख लिया पीएफ पोर्टल पे हम पीएफ की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, मतलब पीएफ की टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे। अब हमने ईएसआईसी की रिटर्न अपलोड करनी है, तो ईएसआईसी में भी तो अपलोड होगी, ईएसआईसी में एक्सेल की फाइल अपलोड होती है। ठीक है, ईएसआईसी में भी हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले से जाएंगे स्टेचुटरी रिपोर्ट में, स्टेचुटरी रिपोर्ट से जाएंगे हम पेरोल रिपोर्ट में, और यहाँ पे जाएंगे ईएसआईसी में। ठीक है, ईएसआईसी से जाएंगे ई रिटर्न पे। ठीक है, और यहाँ से किस मंथ की रिटर्न चाहिए, हमें अप्रैल की चाहिए, तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, और यहाँ से हम अप्रैल की रिटर्न ले लेंगे 1/4 से 30/4। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सेल फाइल हमारी जनरेट होगी, ठीक है, हमने सिर्फ ये वाली फाइल पोर्टल पे अपलोड करनी है। ठीक है, ईएसआईसी के पोर्टल पे ये वाली फाइल हमने अपलोड करनी है। ठीक है, मतलब सारा कुछ हमारा काम अपने आप से हो जाएगा अगर हमने सही से कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है अपनी टैली में, लेजर मास्टर सब कुछ सही से अच्छे से बना रखे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये क्या करना पड़ता है हमें, एक्सेल से पहले सैलरी शीट से उठाते हैं, एक्सेल में करते हैं, फिर उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके जाते हैं, फिर जाके अपलोड होती है, और वहां पे भी कई बार बहुत सारे एरर आते हैं। लेकिन जो हम टैली से बनाएंगे वो एग्जैक्ट फाइल बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से वापिस आते हैं। अब हम इम्प्लॉइज को, जो हमने सैलरी बनाई है, इम्प्लॉइज को क्या करना होता है, पे स्लिप देनी होती है। अब हमें इम्प्लॉय को पे स्लिप देनी है, जैसे कि हमने देना राम कुमार को, मान लो पे स्लिप इशू करनी है, हम कहाँ से देंगे। ठीक है, डिस्प्ले पे जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स में, पेरोल रिपोर्ट्स, और हम मान लो पे स्लिप देनी है हमने। अगर हमने अपनी पे शीट देखनी है तो हम यहाँ से पे शीट देख सकते हैं अपनी। ठीक है, हमने सारे सभी इम्प्लॉय की देखनी है, और यहाँ पे 1 मई आ रहा है तो यहाँ से हम पीरियड चेंज कर लेंगे ऑल्ट F2, और हमें चाहिए 1/4 से 30/4 तक की। तो ये हमारी पे शीट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सैलरी बनी है, ये बेसिक DA HRA ये टोटल हो गया, ये डिडक्शन होगी। ठीक है, और टोटल ये हो गया, और नेट पे ये होगी। ठीक है, अगर हमने एक एम्प्लॉय को पे स्लिप इशू करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से पे स्लिप पे चले जाएंगे,
और यहाँ से जैसे मैंने राम कुमार को पे स्लिप देनी है, तो ये पे स्लिप आ जाएगी। यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, तो शो क्यों नहीं कर रहा, कौन से मंथ की है ये, यहाँ पे हम इसका पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है मई मंथ की, मई की तो हमने सैलरी बनाई नहीं, तो हमें देनी है अप्रैल की, तो यहाँ से हम पीरियड चेंज कर लेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये हमारी पे स्लिप हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इशू करनी है। यहाँ पे सारी, अगर हमने इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम इसकी प्रिंट दे देंगे इसको, यहाँ से हम इसको प्रिंट कमांड दे देंगे, प्रिंट। और प्रिंट अगर आप देखना चाहते हो प्रिंट देने से पहले, तो यहाँ से आपको प्रिंट दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी पे स्लिप आएगी, यहाँ से आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत है इतना आज, कर लोगे।